क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंडर कंप्लेंट लॉन्च करने की सेशन जज के पास बीइंग ए अग्रीव्ड पार्टी आपके पास क्या होना जरूरी है कि आप कोर्ट में जाके पावर्स को इन्वोक करवा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ है तो आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं अंडर द लॉ कि आप उनको जो है वो अवेल कर सकते हैं। हर शख्स का राइट है कि उसको जो है वो फेयर ट्रायल और पूरे चांसेस मिले। हर ट्रायल में जब उनको अपील का राइट था तो ये एक डिफेक्टिव लॉ था जिसमें अपील का राइट नहीं था, लेकिन 2017 के बाद एक अमेंडमेंट आई जिसके थ्रू उसको जो है वो अपील का राइट जो है वो पार्टी को दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। ये हमारी आज की जो एजुकेशनल वीडियो है वो इज बेसिकली डील्स विद इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से जो है वो इस वीडियो को जो है वो हम इन चीज़ों को जो है वो टेकअप करेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो हम क्या-क्या चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कि क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंडर कंप्लेंट लॉन्च करने की सेशन जज के पास, कि आपके पास क्या-क्या वैलिड ग्राउंड्स हैं जिन पे आप इलीगल डिस्पोजेशन की कंप्लेंट में जा सकते हैं। आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन या क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास बीइंग ए फॉर एग्जांपल एग्रीव्ड पार्टी आपके पास क्या होना ज़रूरी है कि आप कोर्ट में जाके इसकी जो है वो पावर्स को इन्वोक करवा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ है, इलीगली किसी ने ऑक्युपाई कर लिया या इलीगली फोर्सफुल मैनर में आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो ग्रैब कर लिया, तो आपके पास क्या-क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या-क्या आपके पास जो है वो रेमेडीज अवेलेबल हैं अंडर द लॉ कि आप उनको जो है वो अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या-क्या बेसिक एसेंशियल्स हैं जो अगर आपके पास हैं, तो आप कंप्लेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जो है वो इन्वोक करा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, तो देन आप जो है वो इसको इन्वोक नहीं करवा सकते। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आपके खिलाफ जो है वो ऑर्डर आ जाता है कंप्लेंट में सेक्शन 3 ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में, तो आपके पास क्या-क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं बीइंग ए एग्रीव्ड पर्सन। अगर आपके पास अगेंस्ट जो है फॉर एग्जांपल अगर आपको समन किया गया, देन आपके पास कौन-सा फोरम है आप उसको चूज़ करेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ जो है वो ऑर्डर्स इश्यू हो गए हैं, देन आप जो है वो कौन-सी रेमेडीज़ जो है वो अवेल करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके ऑर्डर्स के साथ-साथ अगर एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको आपके अगेंस्ट कंप्लेंट जो है वो फेक थी, फ़ॉल्स थी, फ्रिवोलस लिटिगेशन थी, तो दूसरी पार्टी जिसने आपके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल किया, उसके खिलाफ क्या-क्या कोर्सिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट के अलावा आपके पास कौन-कौन सी रेमेडीज़ हैं अपना जो कब्ज़ा आपकी प्रॉपर्टी का हुआ है, उसको वापस लेने के लिए। एक बात आप लोग यहाँ याद रखें, जितने भी चाहे बीइंग ए लॉयर, चाहे आप जो है वो अगर आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है, किसी ज़मीन में एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जब अगर उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है, तो आप किस तरह से उसको जो है वो स्पीडीली जो है वो चीज़ें आप अपने हक में जो है वो इन्वोक करवा सकते हैं कोर्ट्स के थ्रू। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो बेसिकली एक स्पेशल लॉ है जिसको अनेक्ट किया गया सिर्फ कर्टेल करने के लिए कि जो ये लैंड ग्रैबर्स और कब्जा माफिया, ये बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और बड़े बड़े जो हैं वो प्लाजे जो हैं वो बनते हैं, तो लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी बीच में ग्रैब करके उन्होंने उसके ऑक्युपाई करके लीगली जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दिया है कोई प्लाज़ा या शॉपिंग मॉल, या जो है हमारी प्रॉपर्टी ग्रैब करके उन्होंने उसको जो है उसके ऊपर सोसाइटी डिक्लेयर कर दी है। तो लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि जी ठीक है कब्ज़ा हो गया है तो अब हम जो है वो सिविल लिटिगेशन में जाएँगे। तो नॉर्मली लॉयर्स भी यही करते हैं कि सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है वो सूट फॉर पोजेसन जो है वो फाइल कर देते हैं कि ठीक है जी सूट फॉर पोजेसन किया फाइल, साथ में टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1-2 में आप फाइल करते हैं
और आप परमानेंट इंजंक्शन मांग के जो है वो आप सिविल लिटिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब सिविल लिटिगेशन तो पाकिस्तान में प्रोसेस बहुत एक्सटेंसिव होता है, बड़ा जो है वो लंबा प्रोसीजर है उसका। आपको अपना राइट जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसके ऊपर हेक्टिक जो है वो रूटीन है, हेक्टिक जो है वो सिचुएशन है कि जिसको आपको फॉलो अप करना पड़ता है। ऑल्दो कि अगर उसको अभी अच्छे तरीके से चलाया जाए तो वो 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर जो है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन बहुत सारी जो है वो प्रोसीजरल इन एक्टिविटीज़ हैं कि जो उसको जो है वो रोक लेते हैं, प्रोसेस को लंबा कर देते हैं। कम टू द पॉइंट, आज हम जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो देखेंगे। उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे पहली बात ये है, आपके पास जो बेसिक एसेंशियल्स हैं वो होने, क्रेडेंशियल्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। आपको अगर किसी ने इल्लीगली ऑक्यूपाई किया है, सबसे पहले आपको ये एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, यू वर द लॉफुल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। यानी आपके नाम की फ़र्द होनी चाहिए, आपके पास लॉफुल पोजेशन होना चाहिए, टाइटल यानी कि टाइटल जो है वो आपका, अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो जैसे सीडीए के रिकॉर्ड में आपका नाम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल सीडीए का पोजेशन लेटर, ओनरशिप लेटर, उसके अलावा ट्रांसफर लेटर, ये सारा कुछ जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी और इलाके में, किसी रिमोट एरिया में हैं तो वहाँ पे आपके पास पटवारी होते हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम भी आ रहा है, मतलब रिकॉर्ड सेंटर्स जो हैं जहाँ पे ऑनलाइन फ़र्दें और ऑनलाइन जो है आपके पास डिक्लेरेशन आ रही हैं फ़र्द वगैरह की। लेकिन जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं अभी भी वहाँ पे मैनुअल सिस्टम जो है वो पटवारीज़ के पास और तहसीलदार साहब के पास जो है वो अवेलेबल होता है। तो आपने सबसे पहले अपना टाइटल एस्टैब्लिश करना है। अगर आपके पास लॉफुल ओनरशिप है, आपके पास लॉफुल पोज़ेशन है या था उस प्रॉपर्टी का जब आप उसके ऊपर ऑक्युपाइड थे, तो अगर वो चीज़ें आपके पास हैं, तो आप ये सेक्शन 3 ऑफ इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट 2005 जो है उसकी पावर्स को इन्वोक करवा सकते हैं। अब बेसिक एसेंशियल्स क्या हैं जो कि आपके केस को मजबूत तरीन बना सकते हैं? देखें, आपने सबसे पहले 15 पे कॉल मस्ट है। आपको जब उन्होंने डिस्पोजेस किया तो आप 15 को आइडेंटिफाई करवाएं कि जी फलां फलां लोगों ने जो है वो आपको, क्योंकि वो रिकॉर्ड होती है तो आपका जो है वो रिकॉर्ड में होना मस्ट है कि आपने, कि किस फलां शख्स ने जो है वो मुझे इलीगली डिस्पोजेस किया। उसके बाद आपका टाइटल जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो कि हमने पहले कहा। जो पोजेशन है वो भी लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप भी इलीगल पोजेशन, किसी चीज में इलीगली आप ऑक्युपाइड थे, प्रॉपर्टी किसी और की थी, आप इलीगली ऑक्युपाइड थे लेकिन किसी और शख्स ने आपको इलीगली ऑक्युपाई कर इधर से निकाल के साइड पे कर दिया। तो ये, इस पे कंप्लेंट जो है वो आपकी लॉन्च नहीं होती। अगर आप जिस तरह भी करके अगर कर भी लें, किसी तरह कोई भी सोर्सेज यूज करके अगर फाइल कर भी लें, लेकिन आपके ऊपर जो है वो एक्सट्रीम कोर्सिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। अगर आप वो केस लूज कर गए तो सेक्शन यानी आप ये देख लें कि 500,000 जो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में कैटेगोरिकली डिफाइंड है कि आप, आपके अगेंस्ट जो है वो 500,000 का जो है वो फाइन, और इसके अलावा आप 544 ए सीआरपीसी में कंपनसेशन सीख कर सकते हैं। वो अनलिमिटेड हो सकती है जितनी भी, अगर आपकी डिस्ट्रक्शन हुई, नुकसान हुआ, व्हाटएवर, तो वो आप 544 ए में जो है वो कंपनसेशन भी सीख कर सकते हैं। अब इसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। प्रैक्टिकली ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हुआ, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड्स है, कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस पे कब्ज़ा हो जाता है, तो कब्ज़ा होने के बाद आप पहली रेमेडी आपके पास ये है कि आप पुलिस में जाएँ और जाके इमीडिएटली जो है वो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाएँ। जो ही एफआईआर लॉन्च हुई, तो आप उसी में पोजेशन को रीइंस्टेट करवाने के लिए आप सेक्शन 145 सीआरपीसी की जो है वो प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकते हैं कि जी लैंड से कंसर्निंग जो है वो डिस्प्यूट है, वो आप मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से जाके अपनी उसकी पावर्स को इन्वोक करवा के आप पोजेशन रीइंस्टेट करवा सकते हैं कि जी लेट द कोर्ट डिसाइड अबाउट द टाइटल, और जो भी पोजेशन है वो कोर्ट फिर उसको डिटरमिन कर लेगी। अच्छा, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये मामला हो जाए, तो आपने क्या करना है, कंप्लेन लॉन्च करनी है। कंप्लेन में बेसिक इंग्रीडिएंट्स जिसके ऊपर आपकी हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है, वो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कैसे? नंबर 1 ये कि आपने एब्सोल्यूट टाइटल उसके अंदर शो ज़रूर करना है कंप्लेन में।
आपने लॉफुल पोज़ेशन मस्ट है कि आपका उसके अंदर डिक्लेयर्ड शुदा होना चाहिए। उसके साथ आपको फ़र्द अटैच करना मस्ट है। अगर आप सीडीए या कोई भी आरडीए है रावलपिंडी की और सरगोदा की फॉर एग्ज़ाम्पल एसडीए है, लाहौर की एलडीए है, इस्लामाबाद की सीडीए है, तो जितनी ऑर्गेनाइज़ेशन है उनसे अगर आपको ट्रांसफ़र लेटर इश्यू हुआ हुआ है या कोई पोज़ेशन लेटर इश्यू है, कोई सोसाइटी की तरफ से आपको लेटर इश्यूड है, वो आपने साथ एनेक्स करना मस्ट है टू डिक्लेयर योर एब्सोल्यूट ओनरशिप या एब्सोल्यूट पोजेशन। तो अगर ये दो इंग्रेडिएंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इस कंप्लेन के वो आपके कंप्लीट हैं, तो देन यू कैन प्रोसीड। अब उसके बाद आपने जब कंप्लेन फाइल करनी है उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक प्लॉट नंबर एग्जैक्ट, अगर प्लॉट नंबर किसी तरीके से चेंज हो गया या आपने गलत कोई प्लॉट नंबर ऐड कर दिया तो वो आपकी कंप्लेन की और आपकी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर सकता है। तो लिहाजा आपने एहतियात से जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की जो है वो उसमें मेंशन करनी है। उसके अलावा जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ-साथ आप लोग जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो जो दोज़ पीपल हू वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन योर लैंड ग्रैबिंग, अगर वो लोग एक्चुअल हैं, तो आप उनको सिर्फ नॉमिनेट करें। अगर आप किसी इनोसेंट पर्सन को जो है वो उसके अंदर कंप्लेंट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं और कल को वो एक्विटल हो जाता है तो आपके अगेंस्ट डायरेक्टली वो डिफमेशन में भी आपके पास 10 20 50 करोड़ की वो जितनी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो आपसे जो है वो कंपनसेशन सीख कर सकता है डेफमेशन की मद में। उसके अलावा वो आपसे जो कि इसमें इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में कैटेगोरिकली एक्सप्लेन्ड है कि वो आपसे जो है वो 500,000 जो है वो कोर्ट आपको फाइन कर सकती है फॉल्स एंड फ्रिवलस लिटिगेशन जो है वो इनिशिएट करने के जुर्म में। तो अगर वो इक्विटल बाद में एंड पे प्रूव ना कर सके आप अपनी ओनरशिप और अपना लीगल पोजेशन, तो आपके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग इनिशिएट डेफिनेटली हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा जब आप फॉर एग्जांपल हम अगर प्रैक्टिकली जो ट्रायल है एक्चुअल उसके ऊपर अगर आ जाते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जी क्रिमिनल ट्रायल्स जो हैं वो कैसे गवर्न होते हैं या फॉर एग्जांपल सिविल ट्रायल्स कैसे गवर्न होते हैं या सर्विसेज मैटर्स में ट्रायल्स कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजें हमने उधर पढ़ चुके हैं। हाउएवर क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो उससे चेंज है। हाउएवर सेक्शन 9 ऑफ द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 ये कहता है कि सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है वो ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपकी कंप्लेन का आ गया कि आप कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो कंप्लेन के अंदर जो है वो सेक्शन 3-4 की आप रेमेडी अवेल करेंगे। उसमें बता दिया गया कि एसेंशियल जो है वो क्या-क्या आपने किन-किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को आप एस्टैब्लिश करेंगे। मोर देखें, अब अगर हम सिंपली इनको देखें, सबसे पहले ओनरशिप, उसके बाद लॉफुल पोजेशन, लॉफुल ऑक्यूपेशन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि आपको इल्लीगली डिस्पोजेस कैसे किया गया। फॉर एग्जांपल ये कि मोड ऑफ डिस्पोजेशन लिखना मस्ट है। अदरवाइज अगर आप मोड नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि आपकी कहानी सारी झूठी है। जब कंप्लेन फाइल हो गई बिफोर दी ऑनरेबल, अब नॉर्मली जो कंप्लेन का प्रोसीजर है सेक्शन 200 से 205 सीआरपीसी में जो प्रोसीजर है कंप्लेन का, वो बेसिकली टेकअप किया जाता है मैजिस्ट्रेट्स के पास। मैजिस्ट्रेट जो है वो उसकी कॉग्निजेंस लेते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट इसमें उन्होंने पावर सेशन जज को दी है कि इसमें जो ट्रायल करने वाली अथॉरिटी है वो ऑनरेबल सेशन जज साहब जो है वो होते हैं। तो सेशन जज साहब के पास आपने ये कंप्लेन लॉन्च की अलोंग विद एनेक्स्चर्स, जो आपके एनेक्स्चर्स हैं जैसे टाइटल के बारे में, पोजेशन के बारे में, लॉफुल ये सारी चीजों के बारे में, विटनेसेस के बारे में आपने ऐड कर दिया। और इसी के साथ जो ही आपने कंप्लेन सबमिट कराई इमीडिएटली कोर्ट कहती है कि जो आपके विटनेसेस हैं और आप अपनी स्टेटमेंट्स, कर्सरी स्टेटमेंट्स जो है वो कोर्ट में रिकॉर्ड करवाएं। वो फिर उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड होती हैं कोर्ट में। कोर्ट रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोर्ट को लगे कि ये एसेंशियल्स जो कैटेगोरिकली डिफाइंड हैं कि जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में प्रोवाइडेड है कि ये इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करना मस्ट है और वो अवेलेबल है उस कंप्लेंट में, और कोर्ट को ये लगे कि ये एग्रीड पर्सन है, तो कोर्ट जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो उसको एडमिट करके कंप्लेंट को जो सेक्शन 3 में है, उस कंप्लेंट को एडमिट करने के बाद वो दूसरी पार्टी को जो अक्यूज्ड पर्सन्स होते हैं उनको समनिंग करती है।
यहाँ पे जो एक्यूज्ड पार्टी है उसके पास एक रेमेडी अवेलेबल होती है कि वो जो समनिंग हुई है उसको इल्लीगल डिक्लेयर करवाने के लिए आप जो है वो हाई कोर्ट से राब्ता कर सकते हैं। तो वो अगर इमीडिएटली उस समनिंग को, अब उस समनिंग के ग्राउंड, वो जो आप ऊपर एप्लीकेशन लेके ऊपर जाएंगे हाई कोर्ट में, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप इन ग्राउंड्स को जो कि एसेंशियल्स थे कंप्लेनेंट के पास, कंप्लेंट के अंदर के जो जिन जिन चीजों का उसने ख्याल रखना था, अगर उनमें से कोई एक भी चीज मिसिंग है, जैसे लॉफुल ओनरशिप या लॉफुल पोजेशन, अगर ये मिसिंग है तो इमीडिएटली आप उस समनिंग को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद कोर्ट उसको आपको अक्वेट कर देगी, यानी आपकी उस समनिंग को इलीगल डिक्लेयर करने के बाद वो आपकी उनकी जो कंप्लेंट होगी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की उसको डिसमिस कर देगी और वो सारी प्रोसीडिंग खत्म वहीं पे, और आप आजाद। उसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर फॉर एग्जांपल आप ये नहीं अवेल करते रेमेडी, तो देन क्या होगा, कोर्ट समन करेगी, समन पुलिस के थ्रू होंगे। अच्छा, इससे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो ही कंप्लेंट सबमिट हुई उसमें सबसे पहले सेशन कोर्ट जो है वो क्या करेगी, रिपोर्ट सीक करेगी फ्रॉम द पुलिस और फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब अगर रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं या अगर इन केस ऑफ इस्लामाबाद वो सीडीए से रिपोर्ट सीक कर सकते हैं, वो रिपोर्ट सीक करेंगी, दोनों से भी इकट्ठी कर सकते हैं सीक, वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करके, इवन इसमें सेशन कोर्ट किसी मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकता है कि आप जाएं और इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट दें। 15 डेज के अंदर अंदर वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करके जो है वो कोर्ट में जो है वो सबमिट होगी। जो ही कोर्ट्स में सबमिट होगी, उधर से कंप्लेनेंट और उनकी कर्सरी स्टेटमेंट्स आ गई, रिपोर्ट्स आ गई, कोर्ट अगर सेटिस्फाई है तो वो दूसरी पार्टी को समनिंग कर देती है। जब वो समन कर लिया गया, समन करने के बाद पहली रेमेडी मैंने आपको बता दी कि अक्यूज्ड के पास ये रेमेडी होती है कि वो हाई कोर्ट से राब्ता करके उसको नलीफाई करवाए, उस समनिंग को चैलेंज हो सकता है। अगर वो समनिंग को आपने चैलेंज नहीं किया और आप उसमें कोर्ट में जो है वो आ गए और चार्ज फ्रेम हो जाता है, और उसमें जो ही आप पेश हुए, आपको कॉपीज जो है वो सप्लाई की जाए, क्योंकि सीआरपीसी का प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है ट्रायल वाला, तो आपको कॉपीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी कि जितने भी अक्यूज्ड होंगे उनकी अटेस्टेड कॉपीज जो है वो स्टेटमेंट्स की और कंप्लेन की जो है वो अक्यूज पर्सन को सप्लाई की जाती है। जो ही सप्लाई कर दी जाएगी, इमीडिएटली क्या होगा, उसके बाद 7 डेज के बाद जो है वो चला चार्ज जो है वो फ्रेम किया जाएगा। सिविल केस हो तो इश्यूज फ्रेम होते हैं, इसमें जो है वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अब जिस वक़्त चार्ज फ्रेम हुआ, इसमें रूल वही जो 221 से लेके ऑनवर्ड 240 सीआरपीसी में जो चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए जो रूल्स हैं वही एज इट इज जो है वो फॉलो होंगे, लेकिन सेशन कोर्ट में। अब जो ही चार्ज फ्रेम हुआ तो आपका ट्रायल स्टार्ट हो गया। ट्रायल में सबसे पहला जो ऑब्लिगेशन होता है वो कंप्लेनेंट पार्टी के ऊपर होता है कि उन्होंने एविडेंसेस करानी होती है, चीफ करानी होती है, तो फिर दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करना होता है। जो ही दूसरी पार्टी उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करती है तो उसके ऊपर फिर वो डेंट जो है वो क्रिएट करना होता है दूसरी पार्टी ने। ये हम ऑलरेडी जब एविडेंस के ऊपर कानूनी शहादत ऑर्डर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो वही एज इट इज जो है उसके ऊपर कानूनी शहादत ऑर्डर यहाँ उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो जो ही ट्रायल स्टार्ट हुआ, एविडेंस आई कंप्लेनेंट साइड से, कंप्लेनेंट जो भी वटेवर जो भी वो सबमिट कराना चाहते हैं, उसमें ये दो चीजें फिर भी इंपॉर्टेंट हैं, टाइटल के डॉक्यूमेंट्स और पोजेशन के डॉक्यूमेंट उन्होंने मस्ट है, अगर ये नहीं है तो कहानी खत्म। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद आपके पास ये अप्रोप्रिएट जो है वो आपके पास जो है वो बैलेंस होता है, आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है जो कि एक्विटल के लिए, आप क्योंकि ये क्रिमिनल लिटिगेशन है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर आता है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास राइट होता है कि आप 265 के सीआरपीसी में एक्विटल के अगेंस्ट, अगर आपको लगता है कि उनके एविडेंसेस डेफिशिएंट हैं और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है आपको कन्विक्शन करने की कि ये सिर्फ लिटिगेशन जो है ये बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आप 265 के सीआरपीसी में उसी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसमें आप एक्विटल सीक कर सकते हैं। और अगर उसमें भी आप एक्विटल हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट आप उसी तरह 500,000 का वो जो फाइन है और कंपनसेशन के लिए आप उसी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, या कोर्ट खुद जो है वो ऑर्डर कर देगी, एक बार। दूसरा आपके पास राइट ये होता है, अगर वहां से क्वटल आपकी डिसमिस होती है तो आपके पास राइट है, आप क्रिमिनल रिवीजन में हाई कोर्ट की जुडिशियल इन्वोक करवा सकते हैं कि सेशन जज साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, और वो चार्जेस जो हैं वो
ग्राउंडलेस हैं और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और जो आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं जो कंप्लेनेंट के स्टैंस को रिबट कर सकते हैं, वो आपने लगा के जो है वो उसके ऊपर रिवीजन, अगर वो रिवीजन क्रिमिनल रिवीजन आपके एडमिट हो जाते हैं हाई कोर्ट में, तो आपकी फौरन जो आपका केस है नीचे से कंप्लीट ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा और केस खत्म, आप बरी हो जाएंगे। उसके बाद भी आप कंपनसेशन सीख कर सकते हैं कंप्लेनेंट पार्टी से कि उन्होंने फॉल्स एंड फ्रिवोलस लिटिगेशन जो है वो हमारे अगेंस्ट जो है वो इनिशिएट की थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें नहीं होता, तो फिर आप फर्दर ट्रायल में एविडेंसेस होंगी कंप्लेनेंट की, फिर आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे, फिर आपकी तरफ से एविडेंस होगी, आप वो दूसरी पार्टी जो है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, अगर नहीं भी कर सकती वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद वही 340 और 342 के अक्यूज्ड के स्टेटमेंट्स होंगी, वो स्टेटमेंट्स होने के बाद कोर्ट क्या करेगी, सारा कुछ जब कंप्लीट हो जाए तो कोर्ट फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे और फाइनल आर्गुमेंट्स होके कोर्ट फाइनली उसको डिसाइड करेगी। जब अगर फाइनली डिसाइड कर दे, अच्छा एक और चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग ट्रायल आप फॉर एग्जांपल इंटरम रिलीफ के तौर पे एविक्शन भी सीख कर सकते हैं। उसमें क्या सेक्शन 7 में आप एविक्शन सीख कर सकते हैं। एविक्शन कैसे कि आपके पास राइट है, अगर आपके पास लॉफुल टाइटल है, एब्सोल्यूट ओनरशिप है, पोजेशन है, था लॉफुल पोजेशन था, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी है तो कोर्ट को आप कन्विंस कर पाए तो आप कोर्ट्स के थ्रू इंटरम कस्टडी जो है वो यानी इंटरम रिलीफ के तौर पे जिस पार्टी ने आपकी प्रॉपर्टी ग्रैब की है आप उसको इलीगली ऑक्यूपेशन से निकाल के बाहर करवा सकते हैं, सेक्शन 7 की पावर्स। अब सेक्शन 7 और 8, अब 8 में 8 और 7 की जो पावर्स है ये इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। 8 में अगर फाइनली डिसाइड हो जाए केस यानी सारे एविडेंसेस और सब कुछ हो गया तो कोर्ट उसको फाइनली डिसाइड हो गया तो आगे फर्दर जो है वो अगर उनको जो है वो अगर पर्सन जो है वो कन्विक्ट कंसीडर हुआ तो उसको पनिशमेंट सुना दी जाएगी, जो कि अगर लैंड ग्रैबर और वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं तो 10 साल है, अगर अदरवाइज है तो 3 साल है। तो अब ये जो है वो अगर हो जाए, लेकिन अगर इन केस वो फॉल्स निकले और डेंट क्रिएट हो जाएं तो आप या कंप्लेनेंट पार्टी के अगेंस्ट एक बहुत ज्यादा जो है वो 500,000 और इससे ज्यादा जो है वो उधर से कंपनसेशन, और वो आपके अगेंस्ट इवन डेफामेशन का भी केस, अगर उसके कंप्लेंट के अंदर आपने उसके ऊपर अलेज किया जो भी कि जी इन्होंने ये किया, फॉर एग्जांपल इन्होंने जान से मारने की कोशिश की, इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्होंने फ्रॉड किया और आपने लोगों में डिफेम किया उसको, तो वो डेफामेशन के अंदर जितने मर्जी मिलियंस और बिलियंस आपसे कंपनसेशन की मद में सीख कर सकता है। इसलिए बीइंग ए लॉयर और लीगल एक्सपर्ट, मेरा ये आपको हम्बल ओपिनियन है लोगों को कि जिन लोगों की जमीन पे कब्जा होता है, प्रॉपर्टीज पे कोई लैंड ग्रैबर्स और कब्जा माफिया कब्जा करता है, तो आप कोशिश करें कि जो एक्चुअल लोग इन्वॉल्व हैं उस इंसिडेंट में, एक हो, दो हो, चार हो, सिर्फ उन्हीं को नॉमिनेट करें। हाउएवर लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पूरे पूरे खानदानों को जो है वो बीच में ऐड कर लेते हैं, फिर होता क्या है कि वो उसको प्रूव नहीं कर पाते। कोई एक बंदा कहीं था, कोई एक कहीं था, तो वो जब प्रूव नहीं कर पाते तो फिर होता क्या है कि वो आपका जो केस है वो बहुत वीक हो जाता है। उसकी वजह से अगर कोई बीच में वाकई में कोई लैंड ग्रैबर या कोई उनमें से इन्वॉल्व होता है, वो भी उस डाउट का बेनिफिट लेके उससे जो है वो आजाद हो सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज को जो है वो फोकस्ड रहते हुए आपने जो है वो इसको डिसाइड करवाना। जब यहाँ से डिसाइड हो गया तो देन आपके पास सेक्शन 8A ऑफ दी, ये 2017 से पहले राइट नहीं था, उससे पहले नॉर्मली लोग रिट जुरिस्डिक्शन में चले जाते थे, कुछ क्रिमिनल रिवीजन में चले जाते थे, इसके अगेंस्ट के जो भी ऑर्डर इसमें अगर किसी को पनिशमेंट होती थी तो उसके कन्विक्शन के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में जो है चले जाते थे, रिट जुरिस्डिक्शन में या क्रिमिनल रिवीजन में चले जाते थे। 439 और 435 सीआरपीसी में जो है वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करवा सकते थे, या रिट जुरिस्डिक्शन में 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो उसको जो है वो टेकअप करवा लेते थे। लेकिन 2017 के बाद, बिकॉज हर शख्स का राइट है कि उसको जो है वो फेयर ट्रायल और पूरे चांसेस मिले, हर ट्रायल में जब उनको अपील का राइट था, तो ये एक डिफेक्टिव लॉ था जिसमें अपील का राइट नहीं था। लेकिन 2017 के बाद एक अमेंडमेंट आई जिसके थ्रू उसको जो है वो अपील का, वन टाइम अपील का राइट जो है वो पार्टी को दे दिया गया। तो जिसमें अगर किसी के अगेंस्ट कन्विक्शन आ जाए तो वो जो है ऊपर हाई कोर्ट से जो है वो अपील जो है वो कर सकता है और उसको नलीफाई करवा सकता है।
तो ये बेसिक प्रोसेस था, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 था। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, अब ये तो हो गया कंप्लेंट केस के अंदर जो है वो ट्रायल आपका कि कैसे जो है वो ये प्रैक्टिकली चीजें जो है, बहुत सारे लोग ये जरूर डिस्कस करते हैं, सेक्शन फुला इसको डिस्कस करता है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस हैं, सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 5 में क्या इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसको पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 7 में इंटरम या एविक्शन एज एन इंटरम रिलीफ कैसे होगी, रिकवरी कैसे होगी, ये सारी चीजें, या अटैचमेंट कैसे होगी, अपील क्या होगी, और जी सेक्शन 9 में जी एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी जो है वो, ये सारी चीजें बहुत सारे टीचर्स भी अकेडमीज में भी ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। हाउएवर मेरा जो ये इस एजुकेशनल वीडियो का जो है वो बेसिक मोटिव जो है बिहाइंड दैट लेक्चर इज दैट कि जी हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे गवर्न होती है। ठीक है, बुक्स में जो है वो रिटर्न है, हाउएवर प्रैक्टिकली हम चीजों को कैसे टेकअप कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये बनाया गया है। तो अगर हम अपने पूरे लेक्चर को ब्रीफली अगर कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन में ये है, अगर किसी शख्स की जमीन पे कब्जा होता है, वो उसका लॉफुल ऑनर है या था, उसका लॉफुल पोजेसर था या लॉफुल ऑक्युपायर था। एक और कंसेप्ट आप यहीं सीधा कर लें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी सेक्शन 9 का जो रेमेडी है उसमें आप अगर सिर्फ ऑक्युपायर हैं, लॉफुल हैं या इलीगल हैं, आप पोजेशन सीक कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज से कंट्राडिक्ट करता हूं कि इस चीज में सेक्शन 9 का जो पोजेशन है उसमें भी लॉफुल ऑक्युपायर होना मस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि आप जस्ट पोजेशन के लिए नहीं आ सकते अगर आपका टाइटल क्लियर ना हो। तो यानी अगर आपको पोजेशन सेक्शन 9 में जाना है सीपीसी, मैंने बहुत सारे केसेस जो है इस बेस पे जो है वो डिसमिस करवा दिए कि इस बेस पे कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, आपका अगर टाइटल क्लियर नहीं है, या आप देखें ना इलीगल पोजेसर कौन होता है, जिसका टाइटल क्लियर नहीं। अगर आपका टाइटल क्लियर नहीं है प्रॉपर्टी में, तो सबसे पहले आप रेलिवेंट फोरम से अपना टाइटल डिक्लेयर करवाएंगे, आप लॉफुल ओनर बनेंगे, उसके बाद आप रेमेडी अवेल कर सकते हैं। इवन सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो रेमेडी है वो भी आप जो है वो, अगर आप एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है तो आप नहीं अवेल कर सकते। तो सेक्शन 9 के अंदर तो पता क्या चला कि सेक्शन 9 में जो आप रेमेडी अवेल करते हैं पोजेशन के लिए, जो कि सिविल रेमेडी है, उसमें आपको डिक्लेरेशन मांगना मस्ट है अगर आपका टाइटल क्लियर नहीं है। तो टाइटल का जो क्वेश्चन है वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में क्लियर नहीं है, और ना ही इसकी जुरिसडिक्शन इसमें प्रोवाइडेड है कि सेशन जज साहब के पास कंप्लेन फाइल की है और सेशन जज साहब जो है वो डिक्लेयर करते फिरे टाइटल्स को। तो ऐसी कोई भी लीगल प्रोविजन जो है वो इसके अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। तो हम फाइनली कंक्लूड करते हैं इसको कैसे। नंबर वन ये कि जी आपने, आपकी जमीन पे कब्जा हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड है, वट एवर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे कब्जा हुआ है, आपने उसके एसेंशियल्स पूरे किए जो कि प्रोवाइडेड हैं कि आपको क्या क्या, प्रीवियसली हम कह चुके हैं कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद आपके पास लॉफुल ओनरशिप थी, लॉफुल पोजेशन था, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर मेंशन की। ये जब सारी चीज़ें आपके पास थी और जिसने कब्जा किया दैट वाज एक्चुअली लैंड ग्रैबर, तो ये जब सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो आपके पास ये भी राइट अवेलेबल है स्पेशल लॉ के अंडर के आप इसको स्पीडीली जो है वो 60, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 60 डेज प्रोवाइडेड है कि 60 डेज के अंदर अंदर इस ट्रायल को कंक्लूड करेंगे। तो और उसके अलावा अगर आप सिर्फ पोजेशन इंटरम कस्टडी के लिए यानी इंटरम एविक्शन के लिए अगर आप आना चाहते हैं, तो वो आप सेक्शन 7 के एप्लीकेशन ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो इन आज क्या हमारा जो है वो कंक्लूड हुआ कि अगर किसी की जमीन पे कब्जा हुआ है और उसके पास टाइटल भी है और लॉफुल ओनरशिप भी है, ये दोनों बेसिक इंग्रेडिएंट्स अगर उसके पास हैं, तो वो कंप्लेंट लॉन्च करे और वो जो है वो इसमें आराम से जो है वो सेशन कोर्ट की जुरिसडिक्शन इन्वोक करा के जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा सुना सकता है। थैंक यू सो मच।